अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच बेहद ही रोमांचक मैच चल रहा है। 4 दिन का खेल हो चुका है और 5वें दिन का बाकी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में डे 1 और डे 2 का एनालाइज किया था। अभी मैं डे 3 और डे 4 का एनालिसिस करूंगा और फिर हम डे 5 की भी बात करेंगे कि 5वें दिन अब इस गेम में क्या हो सकता है। तो पहले तो हम डे 3 का देखते हैं कि जब डे 3 शुरू हुआ तो इंडिया के तब 124 फॉर 4 से इन्होंने स्टार्ट किया था और ये अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहे और 100 रन की लीड लेने में कामयाब रही इंडिया की टीम। तब ऐसा लग रहा था कि अगर हमारे बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते तो पहली इनिंग में शायद इतनी अच्छी लीड नहीं ले पाते, पर इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में जो लीड ली तो एडवांटेज अपने नाम की। इसमें राहुल ने बढ़िया इनिंग खेली, 84 रन्स मारे, पंत भी कुछ मार के गया और जडेजा ने खास तौर से एज ए बैट्समैन अपनी यूजफुलनेस दिखाई, जो बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई। तो यहाँ पे पंत की भी मैं थोड़ी बात करूंगा कि पंत के लिए फिर से मैंने सुना कि जैसे कुछ हमारे इंडियन फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट भी कह रहे थे कि अब वो इरिस्पॉन्सिबली खेल रहा है। जब से ऑस्ट्रेलिया में इनिंग खेल के जिताया उसके बाद से इतना रिस्पॉन्सिबली नहीं खेल रहा। पर मैं यही कहूंगा कि हमें पंत को उसकी जो नेचुरल गेम है वो खेलने देना चाहिए, यही उसके लिए सही रहेगा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का भी देखें तो एडम गिलक्रिस्ट जो होते थे तो वो टेस्ट मैच में अपनी एक उनकी कांस्टेंट गेम होती थी, फिक्स अटैकिंग गेम खेलते थे और उसी में वो सक्सेसफुल रहे। तो यही हम पंत को करने देंगे तो अच्छा रहेगा। हम अगर पंत से ये एक्सपेक्ट करें कि हर मैच में आके वो हाफ सेंचुरी मारेगा या सेंचुरी मारेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो विकेट कीपर बैट्समैन है तो जो टॉप 5 बैट्समैन है उनको ज्यादा रन मारने होंगे और पंत के जब लग गए, पर वो अगर फ्री फ्लो में खेले तो अच्छा रहेगा। और इंडियन इनिंग में जो एक और खास बात रही वो रही कि इस बार जो हमारे टेल एंडर्स थे यानी बॉलर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बुमराह ने खास तौर से बढ़िया एक कैमियो इनिंग खेल के दिखाई 28 रन की, और शामी ने भी थोड़ा साथ दिया, सिराज ने भी साथ दिया और इसकी वजह से हम जो हमारे टेल एंडर्स ने रन मारे तो मेरे ख्याल से हम 30-40 रन एक्स्ट्रा जोड़ पाए। नहीं तो हमारी लीड 100 रन की नहीं होती, शायद 60 रन के आसपास ही होती और उसमें इंग्लैंड अपने आप को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता। पर जो प्रैक्टिस की है शायद हमारे बॉलर्स ने नेट्स में, वो रंग दिखाया। और बुमराह ने तो मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे तब भी एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह ने अच्छे धुआंधार हाफ सेंचुरी मारी थी, आपको भी अगर ध्यान हो। और अल्टीमेटली इंडिया हमारे इन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन से एक 100 रन की लीड लेने में कामयाब रही। और इंग्लैंड की बॉलिंग देखे तो एंडरसन ने बढ़िया बॉलिंग की इंडिया की पहली इनिंग के में और 4 विकेटें निकाली और रॉबिन्सन ने, ओली रॉबिन्सन ने अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया, ये उनका सेकंड मैच ही है और इसमें बढ़िया बॉलिंग करके 5 विकेट हॉल लेके दिखाया। और डे 3 के खत्म होने तक इंग्लैंड ने भी कोई विकेट नहीं खोई थी, पर एडवांटेज उनके हाथ में नहीं थी। पर मैं कहूंगा कि जो एडवांटेज इंग्लैंड ने खोई थी डे 3 पे, डे 4 पे उन्होंने उस एडवांटेज को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया अच्छा स्कोर मार के। सेकंड इनिंग्स में जो हमारे इंडियन फैंस है, मेरे को इनका जो अंदाजा है, इनके मैं जो कमेंट्स पढ़ रहा था तो वो सोच रहे थे, हम सब सोच रहे थे कि इंग्लैंड जैसे पहली इनिंग में जल्दी आउट हो गया 183 में तो दूसरी इनिंग में भी जल्दी आउट हो जाएगा, 200 के अंदर ही आउट हो जाएगा। पर यहां इंग्लैंड ने भी अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाई और सेकंड इनिंग में 300 का स्कोर क्रॉस करके दिखाया, 303 रन मारे। और इसमें इस मैच का तो उन्होंने एक हाईएस्ट इनिंग्स का स्कोर बनाया ही, पर जो मैच का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो भी अपने नाम किया जो रूट ने बेहतरीन सेंचुरी मारी, 109 रन मारे। और अभी लगता नहीं कि उनके इस इंडिविजुअल स्कोर को इस मैच में कोई पार कर पाएगा क्योंकि इंडिया का लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। और हम इंग्लैंड की इनिंग्स भी देखें तो इनके ओपनर्स ने इस बार इतनी खराब शुरुआत नहीं दी। दोनों ओपनर्स ने थोड़ा बहुत मारे, बाउंस ने 18 मारे, सिबली ने भी 28 मारे और उसके बाद जैक क्रॉली फिर से जल्दी आउट होके चलता बना। तो जैक क्रॉली का तो देखना पड़ेगा, इंग्लैंड को बहुत मौके दे रही है क्रॉली को। और क्रॉली का तो जो मैंने देखा है तो एक क्रॉली ने डबल सेंचुरी मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में
पर इसके अलावा तो क्रॉली ने कुछ भी नहीं किया अपने टेस्ट करियर में। और मैं इसकी एवरेज मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट की कि अगर वो डबल सेंचुरी निकाल दी जाए तो सिर्फ 15 की एवरेज है क्रॉली की टेस्ट क्रिकेट में। तो अच्छा है अगर क्रॉली को इंग्लैंड वाले और मौका देते हैं और क्रॉली इसी तरह फेल होता है। पर हम देखें इस डे 4 पे जो हीरो रहे वो रहे जो रूट। 109 रन्स मारे और बिल्कुल चांसलेस इनिंग खेली और मुझे इनकी इनिंग बहुत पसंद आई। और मैं एज ए क्रिकेट फैन आपको बताऊं तो जैसे हम इंडियंस होते हैं तो हम कई बार दूसरी कंट्री के प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते, या हम यही चाहते हैं कि जो हमारे कंट्री का प्लेयर है उसी को हम अच्छा बताएं। जैसे विराट कोहली और जो रूट का जो कंपैरिजन रहता है, पर जिस तरीके से जो रूट ने इस मैच में खेल के दिखाया है, पहली इनिंग में बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई और दूसरे में भी सेंचुरी लगाई है। और जब इंडिया का भी टूर था, इंग्लैंड इंडिया गई थी, तो भी रूट टॉप स्कोरर रहा था पूरी सीरीज का। अपने इंग्लैंड की तरफ से तो रहा ही था, पर सीरीज का भी टॉप स्कोरर था। सेकंड नंबर पर रोहित शर्मा था। तो आज की डेट में तो मेरे को ये मानना पड़ेगा और मैं ये कहूंगा कि रूट कोहली से आगे निकल गए है, टेस्ट क्रिकेट में तो आगे निकल गए है। अब फैब फोर की जो बात होगी तो उसमें भी थोड़ा रैंकिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से पहले पे स्टीव स्मिथ और दूसरे पे अब जो रूट आ गए हैं। जिस तरीके से इस बार इन्होंने बढ़िया ये इनिंग खेल के दिखाई है, और इनकी इनिंग देख के तो मुझे ये लगा जैसे इंग्लैंड के की बैटिंग वीक है, कि रूट अपने कंधों पे इंग्लैंड का भार लेके चल रहे हैं, इनकी वीक बैटिंग होते हुए भी। और कोहली के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा आजकल लग रहा है कि कोहली के केस में तो कोहली को टीम अपने कंधों पे उठा के चल रही है, कोहली के भार को। पर हमें तो खैर जीत से मतलब है। अभी डे 5 पे कोहली की कप्तानी में अगर टीम जीत जाती है तो कोई बात नहीं, कोहली रन ना भी मारे, पर हमें जीत से मतलब है। पर ये तो मेरे को मानना पड़ेगा कि रूट कोहली से आगे निकल गई है अभी परफॉर्मेंस में। और साथ में बैरस्टो की बात करते हैं। बैरस्टो पहली इनिंग में भी कंफर्टेबल से नजर आए और दूसरी इनिंग में भी इन्होंने बढ़िया 30 रन मारे। और जिस बॉल पे भी आउट हुए तो इन्होंने बिल्कुल अपने T20 और वनडे के अंदाज में वो शॉट खेली थी। और थोड़ा सा फील्डर इधर उधर होता या शॉट थोड़ी सी और ऊपर चली जाती तो बिल्कुल वो 6 पे के लिए जा रही थी। और बैरस्टो उसके बाद मारने के मूड में लग रहा था। तो बैरस्टो मुझे पता नहीं क्यों इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा खतरनाक प्लेयर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है बैरस्टो आगे के टेस्ट मैचेस में मार सकता है अच्छे रन, और जहां वो सेट हो गया तो तेजी से मारेगा। मैं देख रहा हूं कि बैरस्टो को थोड़ा सा क्रिकेट एनालिस्ट इतने मान के नहीं चल रहे, थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। पर मुझे बैरस्टो इंग्लैंड का इस सीरीज में नंबर 2 प्लेयर नजर आ रहा है। और इसके बाद फिर लॉरेंस ने 25 रन मारे। हालांकि ये जो इनके प्लेयर्स है, बर्न, सिबली, क्रॉले, लॉरेंस, ये कोई खास इतना कर नहीं रहे, पर एटलीस्ट अगर ये 20, 25, 30 रन भी मारते रहे तो रूट को कुछ इनका सपोर्ट मिल जाता है। और उसी सपोर्ट की बदौलत ये 300 तक पहुंच पाए अब की बार। और बटलर पहली इनिंग में तो कुछ नहीं कर पाए थे, दूसरी में थोड़ा बहुत अब की बार करते नजर आए, 17 रन मारे और थोड़ा सा फ्लो में नजर आए। पर फिर भी इनकी फॉर्म भी और इनको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आए। पर क्योंकि बटलर पिछली सीरीज में जब इंडिया 2018 में आई थी तो इंग्लैंड की तरफ से टॉप स्कोरर थे सीरीज के, तो इसलिए बटलर पे इसलिए इन्होंने भरोसा दिखाया है आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी, और मेरे ख्याल से सेकंड मैच में भी दिखाएंगे। और इसके बाद फिर इनके जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, सैम करन सैम करन ने भी यूजफुल 32 रन मारे। और पिछली सीरीज में तो ये मैन ऑफ द सीरीज थे, और इस बार ये विकेटें नहीं ले पा रहे, पर बैटिंग में करने की कोशिश कर रही है, बैटिंग में तो कर रही है। और रॉबिन्सन ने भी थोड़े बहुत अपने हाथ दिखाए, 15 रन मारे। और इंडिया की बॉलिंग देखे तो बुमराह ने फिर से इस बार कमाल किया, 5 विकेट हॉल लेके दिखाया। और इस मैच में टोटल 9 विकेटें उन्होंने ली है, और वाकई बेहद बढ़िया वापसी करके दिखाई है। और यहाँ पे हम देखें कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये रहा कि मोहम्मद शामी सेकंड इनिंग में इतने इफेक्टिव नहीं लगे। उनको बस एक ही विकेट मिली, वो भी आखिर में ही मिली जब रॉबिन्सन ने स्लॉग करने की कोशिश की। इसके अलावा वो कोई विकेट नहीं ले पाए। और एक और सरप्राइजिंग बात मुझे लगी, सिराज और शार्दुल ठाकुर को जिस तरीके से कोहली ने हैंडल किया। सिराज भी इस इनिंग में और मैच में भी मैं कहूंगा इन्होंने रन भी ज्यादा दिए, विकेटें भी नहीं ली।
सेकंड इनिंग में भी 2 ही विकेटें ली और रन काफ़ी दे दिए थे, ऑलमोस्ट 85 रन इन्होंने दे दिए। और सिराज के केस में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ये जोश में होश गंवा रही है, पूरी तरह फील्ड पे होश पे नहीं लगे, जोश में ज़्यादा लगे और अपना इनके जोश में थोड़ा इन्होंने डीआरएस भी गवाए, गलत सलाह दी जोश में कि नहीं ले लो डीआरएस, और विराट कोहली ने लिया। और उधर से ठाकुर अच्छी बॉलिंग इन्होंने की, इकोनॉमिकल भी की, 2 विकेटें भी ली। तो मुझे यहाँ पे लगा कि अगर कोहली अपनी कप्तानी में ठाकुर और सिराज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस अगर दे, इस इनिंग में भी अगर ठाकुर से भी इन्होंने उतने ही ओवर कराए होते, सिराज से थोड़े कम कराए होते, तो मे भी इंग्लैंड को ये थोड़ा और कम पे रोक सकते थे। 303 इंग्लैंड ने बनाया तो मे बी 250 तक रोक सकते थे। ठाकुर शायद विकेटें वो निकाल देता जो सिराज नहीं निकाल पाया या शामी भी नहीं निकाल पाए। तो यहाँ थोड़ी सी कैप्टनसी में मुझे कमी नजर आई। पर फिर जो अब पर फिर अब आखिरी इनिंग में चेस करने के लिए इंडिया को 209 रन का टारगेट मिला है। और ये जो टारगेट मिला है तो मैं कहूंगा कि गेम इसमें बिल्कुल अब ओपन हो गया है। इंडिया ने डे 4 खत्म होने पे 52 रन्स पे बना लिए हैं और 1 विकेट इनका खोया है। और डे 5 पे अब कुछ भी हो सकता है, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, इंडियन विक्ट्री भी, इंग्लैंड विक्ट्री भी, और ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। हालांकि ड्रॉ के चांसेस मुझे सबसे कम लग रही है, वो इसलिए क्योंकि डे 5 पे जो वेदर फोरकास्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, बारिश की फोरकास्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर डे बताया गया है। पर यहां ये भी देखने वाली बात है कि डे 4 पे बारिश की प्रिडिक्शन था कि एक सेशन कम से कम बारिश में जा सकता था, पर बारिश हुई नहीं और पूरे दिन का खेल रहा। तो हो सकता है डे 5 पे जो फोरकास्ट है वो भी थोड़ी सी गलत साबित हो, बारिश हो ही जाए। पर फिर भी जो अब सिचुएशन है, इंडिया को 160 रन ही बनाने हैं, तो यहां पर तो इंडिया तो विक्ट्री के लिए जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो अगर बारिश नहीं होती तो टी तक ये गेम खत्म हो जाएगा। या तो इंडिया रन बना देगी या रन बनाने के चक्कर में अपनी विकेटें खो देगी और ऑल आउट हो जाएगी। तो अगर रेन नहीं होती तो टी के आगे तो जाता नजर नहीं आ रहा। तो रेन अगर होती है तो थोड़ा ज्यादा रेन को भी होना पड़ेगा, कम से कम 35-40 ओवर वेस्ट हो तो फिर ये गेम ड्रॉ की तरफ जा सकता है। तो ड्रॉ के चांसेस मुझे फिर भी इसलिए कम ही लग रही है क्योंकि वेदर फोरकास्ट क्लियर है। और अब दोनों टीम्स की बात करें कि किसके ज्यादा चांसेस है डे 5 पे, इंडिया या इंग्लैंड, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर जो मेरे को एक डिसाइडिंग फैक्टर नजर आ रहा है कि जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा कि इंग्लैंड फील्डिंग कैसे करता है अब डे 5 पे। क्योंकि हम देखें कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये पिछले 2 सालों में इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही है। हालांकि ये अच्छे फील्डिंग यूनिट माने जाते हैं ये अपनी कुछ कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, इनका जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है ये थोड़ा डाउन हुआ है। तो अब आप देखोगी जो फर्स्ट इनिंग भी थी इंडिया की, तो उसमें राहुल का एक कैच छोड़ा था जब वो 55 रन पे था, और जडेजा का भी रनआउट मिस किया था। अब यहां पर अगर न्यूजीलैंड की टीम होती इंग्लैंड की जगह, तो वो ना तो कोई कैच मिस करती और ना रनआउट मिस करती। हम देखें इंडिया जो WTC फाइनल में हारी थी, तो उसका एक ये भी रीजन था कि न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग थी वो बिल्कुल टॉप क्लास थी, कोई उन्होंने कैच मिस नहीं की, कोई रनआउट मिस नहीं किया। और अगर न्यूजीलैंड हम देखें, अगर बॉलिंग वाइज देखें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को कंपेयर करें और इंडिया को भी, तो मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों का जो बॉलिंग यूनिट है वो इक्वली स्ट्रांग है। इंग्लैंड टक्कर देता है न्यूजीलैंड को बॉलिंग में, पर फील्डिंग में इंग्लैंड का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। तो अगर इंग्लैंड अच्छी फील्डिंग करता है डे 5 पे, जो भी इनकी कैचे आती है इनके पास, आसान मुश्किल सब होल्ड करता है, सब पकड़ता है, और जो भी इनका रनआउट का चांस बनता है उस रनआउट को ये करता है, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ये इंडिया को रनआउट ऑल आउट कर लेंगे मैच में और जीतने में सफल हो जाएगी। हालांकि मैच टाइट रहेगा, उस केस में मुझे लग रहा है मे बी इंडिया 190, 195 या 200 तक ऑल आउट हो जाएगी। पर वो तभी होगा कि अगर इंग्लैंड अपनी टॉप क्लास फील्डिंग रखे, और अगर ये अपनी फील्डिंग अपलिफ्ट नहीं कर पाते, इनसे कोई भी अगर 2-3 कैचे ये ऐसी मिस करते हैं, तो फिर ये ना तो इतना स्कोर है 209 का कि फिर इंडिया इतनी गलतियां करेगी और मैच हाथ से जाने देगी, तब इंडिया ये मैच अपने फेवर में कर लेगी। तो ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है, मेरे को ड्रॉ के 10% चांस लग रही है आखिरी दिन,
और इंडिया की विक्ट्री के मुझे ज़्यादा लग रही है। 60% चांस मुझे इंडिया विक्ट्री के लग रही है और इंग्लैंड के मुझे 30% लग रही है। पर ये 30% तब बढ़ सकती है अगर इंग्लैंड अपनी फील्डिंग को जैसे एक टॉप क्लास टीम की होनी चाहिए वैसे अगर कर ले तो फिर इंडिया मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि चांसेस तो इंडिया देगी, कैचेस कुछ उछलेगी, रनआउट के चांस भी बनेंगे और फिर पता चलेगा। बॉलिंग में तो ये अच्छी बॉलिंग करेगी इनके बॉलर्स, और हमारा मिडल ऑर्डर शेकी है, पुजारा, कोहली, रहाणे, तो वहां पर अगर ये थोड़े चांस तो देगी। अगर इंग्लैंड ने पकड़ लिया तो फिर इंडिया प्रेशर में आ जाएगी और तब कुछ भी हो सकता है। पर अगर इनका थोड़ा मिस कर दिया तो फिर ये भी थोड़ा, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। 52 रन तो मार ही दिए इंडिया ने, 160 रन ही और मारने हैं। सो लेट्स सी अब क्या रहता है डे 5 पे। डेफिनेटली डे 5 का दिन एक थ्रिलिंग डे होगा और इंग्लैंड की टीम भी पूरी जान लगाएगी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि इंडिया से वो हार के आ रही है और अपने ही घर पे वो न्यूजीलैंड से भी 1-0 से हारे है। तो ये सीरीज वो जरूर जीतना चाहेंगे और पहले मैच में उन्हें पता है कि अगर पहला मैच हार गए तो पीछे हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो जान तो पूरी लगाएंगे, पर स्कोर इतना बड़ा भी नहीं है, कम भी नहीं है, पर 209 में तो मैं इंडिया को ज़्यादा चांस दूंगा। सो लेट्स सी क्या रहता है, क्या इंडिया कर पाती है, जीत पाती है, या अब की बार इंग्लैंड लीड लेती है। ये तो हमें डे 5 पे पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स,